नमस्ते बच्चों। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह पूर्ण विराम किसे कहा जाता है और यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया। आइए आगे देखते हैं आगे के प्रकार, जिसका नाम है अर्धविराम। क्या नाम है? अर्धविराम। दिख रहा है आपको उसका ब्रैकेट में चिन्ह। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अर्धविराम को यहाँ पे क्या बताया गया है? अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े, वहाँ क्या लगाया जाता है? अर्धविराम। समझ में आया आपको कि किस तरह से अर्धविराम किसे कहते हैं? आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला, सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया। तो आपने देखा यहाँ पर कि सूर्यास्त हो गया के बाद में देखा आपने कौन सा चिन्ह लगाया है? अर्धविराम। और फिर लास्ट में कौन सा लगाया गया है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। देखा आपने यहाँ पर पहले वाक्य में। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहाँ पर भी सूर्योदय हो गया के बाद में यहाँ पर अर्धविराम लगाया गया है और फिर लास्ट में क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम। तो आपने देखा यहाँ पर कि अर्धविराम किसे कहते हैं कि किस तरह अधिक देर तक रुक पड़े, तो उसके लिए हम किसका उपयोग किया जाता है? अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। और आपको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट कराया है। आइए आगे देखते हैं आगे के प्रकार। अब तीसरा प्रकार है हमारा अल्प विराम। ब्रैकेट में आपको दिख रहा है वहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह। आइए देखते हैं अल्प विराम क्या है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का लगाया जाता है। तो अल्प विराम यहाँ पर ये बताया गया है कि थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम। अर्थात एक से अधिक अगर वस्तुओं अगर आपको दर्शाना हो, आपको बताना हो, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? अल्प विराम का। आइए देखते हैं उदाहरण। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ राम जी के बारे में नहीं बताया आपको, राम के बारे में यहाँ पर किन किन का नाम का, 4 जन का नाम का उल्लेख हुआ है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो यहाँ पे एक नाम नहीं है, तो अब मुझे चारों का नाम दर्शाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ा? अल्प विराम का। राम के बाद देखो कौन सा चिन्ह लगाया? अल्प विराम। सीता के बाद कौन सा चिन्ह लगाया? अल्प विराम। फिर लक्ष्मण और हनुमान। तो नाम दर्शाने के लिए मुझे अलग अलग नाम दर्शाए, एक नाम नहीं और भी नाम है, यहाँ पे 4 नाम दिए गए हैं। तो उन चारों का नाम दर्शाने के लिए मुझे किसका उपयोग करना पड़ा? अल्प विराम का। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण है। यहाँ पे मैंने भारत में पहाड़। अब भारत में सिर्फ पहाड़ तो नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का दर्शाया है। अब उसमें अनेक चीज़ों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्प विराम का। तो मैंने भारत में पहाड़ के बाद अल्प विराम, झरने के बाद अल्प विराम, देखो चिन्ह दिख रहा है आपको, वो लगाया गया है। नदी के बाद अल्प विराम चिन्ह, खेत के बाद अल्प विराम चिन्ह, इस तरह आदि चीज़ें देखी थी और थी के बाद पूर्ण विराम। तो यहाँ पर किस तरह से आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है। इसके पहले आपने देखा अर्धविराम, उसके बाद देखा आपने अल्प विराम। अब तक आपने 3 देख लिए हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है अल्प विराम। तो आपको समझ में आए तीनों प्रकार कि क्या होता है पूर्ण विराम, क्या होता है अर्धविराम और क्या होता है अल्प विराम। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह यहाँ पर भाषा को स्पष्ट
और अच्छे बनाने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए? विराम चिन्ह का, जिससे आपकी भाषा स्पष्ट होगी और सामने वाले को उस आपकी भाषा अच्छे से और समझ में आएगी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न चिन्ह। आपको प्रश्न चिन्ह के बाजू में देखो, वहाँ पे ब्रैकेट में प्रश्न चिन्ह का चिन्ह दिया गया है। तो प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है कि किसी से क्वेश्चन कर रहे, किसी से प्रश्न पूछ रहे और उस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम? प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के लिए आप देख लो यहाँ पर, वह क्या लिख रहा है? वह क्या लिख रहा है के बाद देखो कौन सा चिन्ह लगाया गया है वहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। और दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया? ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको अगर क्वेश्चन करती हूँ तो वो भी मेरा क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको समझ रहा है ना? मैं आपको पूछ रही हूँ, राइट? तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? प्रश्न पूछ रही हूँ। तो वो हमारा कौन सा लास्ट में कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्न चिन्ह आएगा वहाँ पर। समझ में आया आपको ये कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे कहते हैं? और आपको अनेक, जो भी मैंने अब तक चौथा प्रकार है मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ साथ आपको उदाहरण भी बता रही हूँ, जिससे आपको और स्पष्ट रूप से समझ सके और आपको समझने में वह आसानी हो। उसके बाद है योजक चिन्ह। देखो ब्रैकेट में दिख रहा है उसका चिन्ह, दिखा आपको? यस, वेरी गुड। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्यम में किया जाता है। तो योजक चिन्ह का क्या होता है? प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। आइए उदाहरण के लिए देखते हैं। सुख दुख। अब सुख दुख के बीच में देखो कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया गया है? योजक चिन्ह। तो आपको समझ में आ रहा है योजक चिन्ह किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है? सुख दुख, इस तरह से उन दोनों शब्दों को मध्य में क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। उसके बाद लाभ हानि। लाभ हानि के बीच में देखो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दिन रात, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद देखो कौन सा चिन्ह लगाया गया है? अल्प विराम का। यश अपयश। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया गया है? योजक चिन्ह। तन तन मन धन। तन मन धन में कौन सा चिन्ह लगाया है? योजक चिन्ह। और आखिरी में अंत में कौन सा चिन्ह लगाया है? पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया है। तो यहाँ पर देश के दीवानों के बाद में तन मन धन, किस तरह से इन शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर योजक चिन्ह किसे कहते हैं? प्रयोग समस्त पदों के मध्य में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। और यहाँ पर अनेक उदाहरण के माध्यम से आपको यह भी समझाने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको शब्द भी यहाँ पर मिले कि जैसे सुख दुख के बीच में, दिन रात के बीच में, लाभ हानि के बीच में। तो जिस प्रकार से यहाँ पर विराम चिन्हों का उपयोग किया जा रहा है, आपको वो भी साथ ही साथ वो भी पता, आपको जानकारी मिल रही है कि किस तरह से वाक्य में किस तरह से अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, किस तरह से अनेक चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट बताने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। तो अब तक आपने देखा 5वां प्रकार हो गया हमारा, पहला पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, 5वां योजक चिन्ह। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपने कौन कौन से चिन्हों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते जा रहे हो। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है और जो शब्द योजक चिन्ह है, अभी यहाँ पे योजक चिन्ह, उसके बारे में देखो आपको यहाँ पर बताया है कि योजक चिन्ह का अर्थ क्या होता है।
अर्थ के साथ साथ आपको उदाहरण भी अच्छे से देखने हैं, जिससे आपको और स्पष्ट रूप से पता चल सके। आगे की जानकारी आगे वाले वीडियो में प्राप्त होगी। धन्यवाद।